Good morning, class. In last video, we were doing lesson 15, okay, in SST. हमने यहाँ तक ग्लोबलाइजेशन तक कंप्लीट कर दिया था. So today we would started from the concept of स्वदेशी. ओके, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब हम पढ़ चुके थे. तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर्स में, तीनों टर्म्स. So prepare it very well. And today we would start the concept of स्वदेशी. आई थिंक यू मस्ट नो द वर्ड ऑफ स्वदेशी. स्वदेशी का मतलब आपको पता होगा कि अपनी कंट्री में ही बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ में लेना. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इज़ एन इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया विथ व्यू पॉइंट ऑफ फर्दर स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री. क्या कह रहा है कि जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट था, ये जो सोच थी, ये हमारी कंट्री की इकनॉमी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव थी. ओके, कि अगर हमारी कंट्री की इकनॉमी को मजबूत करना था तो स्वदेशी इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था. द टर्म स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री. स्वदेशी का मतलब है हमारी कंट्री का. इन टुडेज एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वेरियस फॉरेन कंपनीज हैव कम इनटू इंडिया एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन ओवर हियर. क्या कह रहा है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ग्लोबलाइजेशन में आपको बता चुकी हूँ क्या है, तो काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ चुकी है और यहाँ पे आके उन्होंने अपना बिजनेस, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है. इन दिस चेंजिंग सिनेरियो द टर्म स्वदेशी इज़ नाउ यूज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन कंपनीज. ओके, और अभी इस चेंजिंग टाइम में जो ये वर्ड स्वदेशी है वो उन चीज़ों के लिए, उन सर्विसेज के लिए यूज़ में लिया जाता है जो हमारी इंडियन कंपनीज ने प्रोड्यूस की है. Therefore, at present time, the concept of Swadeshi lies emphasis on to use those goods and services which are made by Indian companies and industries within the country and to shun goods made by foreign companies. तो क्या कह रहा है कि इसीलिए प्रेजेंट टाइम में जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है वो इस बात पे इसका मेन फोकस है कि हम वही चीज़ें यूज़ में ले, वही सर्विसेज यूज़ में ले जो इंडियन कंपनीज़ ने बनाई है. ओके, हमारी कंट्री के अंदर की इंडस्ट्रीज़ ने बनाई हैं, और जो प्रोडक्ट्स बाहर की कंपनी के हैं, फॉरेन कंपनीज़ के, उन्हें हम अवॉइड करें. प्रोडक्ट्स मेड बाय टाटा, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पतंजलि. ओके, ये सारे स्वदेशी गुड्स हैं, स्वदेशी ओके इंडियन कंपनीज़ हैं, तो हमें इनके प्रोडक्ट्स यूज़ में लेने चाहिए. द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी इज़ नॉट न्यू फॉर इंडियन इकनॉमी. ओके, क्या कह रहा है कि ये जो स्वदेशी की जो स्पिरिट है ये इंडियन इकनॉमी के लिए न्यू नहीं है. आपको पता है महात्मा गांधी ने भी काफ़ी इस चीज़ के ऊपर ओके फोकस किया था. उनका भी मेन एम यही था कि खादी वगैरह वो यूज़ में लेते थे, चरखा चलाते थे, तो उनका भी मेन मकसद उस वक्त यही था कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ में लें ताकि हमारा कंट्री का पैसा कंट्री में रहे, कंट्री की इकनॉमी स्ट्रॉन्ग हो. द स्पिरिट हैज़ परफॉर्म द वर्क ऑफ यूनिफाइंग द नेशन एट वेरियस टाइम. ओके, और ये स्वदेशी की जो स्पिरिट है इसने काफ़ी बार कंट्री को ओके एक करने का काम किया है. द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या कह रहा है कि हमारा इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई थी उसमें भी ये स्वदेशी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इन स्वदेशी मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस अ पॉलिसी ऑफ rehabilitating domestic industry in an occupation and boycott foreign goods was adopted. क्या कह रहा है कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम में स्वदेशी मूवमेंट चलाया तो उसमें भी यही पॉलिसी थी कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को तो प्रमोट करें, ओके, और जो फॉरेन गुड्स है, बाहर की कंपनी की बनी हुई चीज़ें हैं, उनको हम बायकॉट करें. महात्मा गांधी यूज स्वदेशी एज अ वेपन इन द फ्रीडम स्ट्रगल. महात्मा गांधी का मेन हथियार ही स्वदेशी था. Gandhiji made each and every Indian citizen aware and inspired them to adopt स्वदेशी. उन्होंने, महात्मा गांधी ने इंडियन सिटीजन्स को इंस्पायर किया कि वो स्वदेशी यूज़ में ले, मतलब हमारी इंडियन कंपनीज़ के बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ में ले. महात्मा गांधी बिलीव दैट इंडिया शुड ऑल्सो बी सेल्फ डिपेंडेंट अलॉन्ग विद बीइंग इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रूल्ड. उन्होंने क्या कहा कि इंडिया को सिर्फ इंडिपेंडेंट ही नहीं होना, सेल्फ रूल्ड ही नहीं होना, बट इसको सेल्फ डिपेंडेंट भी होना पड़ेगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इज़ एन इफेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट. और हमारी कंट्री को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही इफेक्टिव है.
The concept of Swadeshi lost its importance for some time during the age of globalization. It started in the beginning of 1990. क्या कह रहा है कि थोड़े टाइम के लिए जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी जब ग्लोबलाइजेशन का टाइम था 1990 में जब शुरू हुआ था हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन बुरी थी ओके इसलिए उससे उबरने के लिए हमने ये प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वगैरह स्टार्ट किया था तब शायद थोड़े टाइम के लिए जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई बट ग्रेजुअली मीन स्लोली द डेवलपिंग नेशंस रियलाइज दैट the developed nations ignore the rules of world trade organizations and don't follow the policy of free trade honestly बट बाद में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे कि हमारी इंडिया जो अभी भी डेवलपिंग ओके प्रोसेस में ही है कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई है तो ऐसी कंट्रीज़ को शायद ये रियलाइज़ हो गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं रिच कंट्रीज़ हैं पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को इग्नोर करती है ओके और फ्री ट्रेड की पॉलिसी को ऑनेस्टली फॉलो नहीं करती है डेवलपिंग नेशंस वर लिटिल बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन इस ग्लोबलाइजेशन का डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत कम फ़ायदा हुआ बट दे इनकर्ड ग्रेटर लॉसेस इन कंपैरिजन टू दिस अगर ज़्यादा देखा जाए तो शायद नुकसान ही था ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्पिटिशन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स वर डिस्ट्रॉय ग्लोबलाइजेशन के प्रेशर की वजह से कंपटीशन की वजह से हमारी काफ़ी सारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ और जो ट्रेड्स थे वो बर्बाद हो गए एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम मोर सीवियर और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम थी वो और ज़्यादा सीरियस हो गई ड्यू टू इंटरनेशनल लॉ एंड एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट बट इफेक्टिव सैंक्शन ऑन फॉरेन कंपनी क्या कहते हैं इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी doesn't but effective sanctions on foreign companies these conditions force the citizen of India to think about all this ओके अब इंडिया को इन सब के बारे में सोचना पड़ा ओके कि फॉरेन कंपनीज़ का ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इस सब चीज़ों में इन एब्सेंस ऑफ जुडिशियल ग्लोबलाइजेशन द डिमांड फॉर स्वदेशी अगेन स्टार्टेड टू राइज अब जुडिशियल ग्लोबलाइजेशन सही से नहीं हुआ डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसका फ़ायदा नहीं मिला तो जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है स्वदेशी है उसकी डिमांड वापस बढ़ने लगी इन प्रेजेंट टाइम द इंक्रीजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म हैड मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इज़ मोर मीनिंगफुल और अब लोगों में नेशनलिज्म की कंट्री के लिए लव की स्पिरिट जो है वो ज़्यादा अराइज होने लगी है तो स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी और मीनिंगफुल होता जा रहा है द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी प्रोड्यूसेस अ सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन अब जब स्वदेशी का कॉन्सेप्ट आया तो एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आई इट इन्फ्यूज़ेस द स्पिरिट ऑफ लव एंड डेडिकेशन अमंग द सिटीजन्स लोगों के अंदर कंट्री के लिए लव डेडिकेशन की फीलिंग्स अराइज हुई फॉलोइंग्स आर सम इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ बीइंग स्वदेशी क्या कह रहा है स्वदेशी होने के कुछ बेनिफिट्स ओके नाउ वी विल स्टडी द फर्स्ट इज डिमांड ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इंडस्ट्रीज विल इंक्रीज ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ के जो बनी हुई चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ विल इमर्ज ड्यू टू दिस इससे हमारी क्या होगी इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ है उनके डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विल राइज ड्यू टू अडॉप्टिंग स्वदेशी गुड क्या कह रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और बढ़ जाएंगे नेशनल इनकम हमारी कंट्री की बढ़ जाएगी इंडियन कंपनीज आर मोर लेबोरियस एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंपनीज़ क्या कह रहे हैं फॉरेन कंपनीज से ज़्यादा लेबोरियस का मतलब हमारी इंडियन कंपनीज ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं सो अलॉन्ग विद द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया विल ऑल्सो इंक्रीज डेफिनेटली तो स्वदेशी की प्रमोशन के साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को काम मिल जाएगा रोज़गार मिल जाएगा ओके Due to increase in domestic production, imports will decline and valuable foreign exchange spent in important various goods will be seized. क्या कह रहा है जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा इंपोर्ट कम होगा बाहर मत इंपोर्ट का मतलब दूसरे देशों से चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमारा जो ओके इतनी वैल्यूएबल हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन मनी है वो बच जाएगी ओके जो हमें दूसरे देशों से सामान मंगवाने में खर्च करनी पड़ती है
Foreign companies take away a large amount of wealth from India to their respective countries in the form of profit and dividends. क्या कह रहे हैं, फॉरेन कंपनीज हमारे इंडिया से काफ़ी सारा अमाउंट ओके एज अ प्रॉफिट लेके जाती है. द आउटफ्लो ऑफ कैपिटल विल बी चेकड इफ स्वदेशी इज अडॉप्टेड. और हम अगर स्वदेशी को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी कंट्री का जो मनी है उसका आउटफ्लो रुक जाएगा. अ कंट्री सेल्फ डिपेंडेंस इंक्रीज बाय अडॉप्टिंग स्वदेशी. कंट्री सेल्फ डिपेंड होगी. इन सिचुएशन ऑफ एमरजेंसी सेल्फ डिपेंडेंस एक्ट एज अ मेजर प्राइवेट लेयर. कभी अगर कंट्री में इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो सेल्फ डिपेंड होना एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर साबित होती है. द गवर्नमेंट रिसीव्स कंपैरेटिवली ग्रेटर रेवेन्यू बाय इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन. डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ जाएगी. द वर्किंग कल्चर ऑफ स्वदेशी कंपनीज ऑल्सो फेवरेबल फॉर द कंट्री. दिस कंपनीज मेक सेंसिबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. क्या कह रहा है कि जो इनका वर्किंग कल्चर होगा वो भी कंट्री के लिए फेवरेबल होगा. हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सही से यूज़ में लिए जाएंगे, सेंसिबली, केयरफुली, वाइजली यूज़ में लिए जाएंगे. सम नेशन अर्न ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया. Even after this, they create problem for India by opposing our countries on international platform. कह रहा है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे यहाँ से बड़ा प्रॉफिट लेके जाती हैं, इसके बावजूद वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, हमारी कंट्री का विरोध करती हैं. Such nations will come under pressure if स्वदेशी गुड्स आर यूज्ड. ये कंट्रीज़ भी प्रेशर में आ जाएगी अगर हम स्वदेशी चीज़ें यूज़ में लेने लगे. द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी एनहांसेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. इससे लोगों में नेशनलिज्म, कंट्री के लिए रिस्पेक्ट और लव की फीलिंग बढ़ेगी. ओके, इट्स एन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर है. इन कॉन्टेक्स्ट टू स्वदेशी we should remember that in name of liberalization, privatization, globalization, human and natural resources of our country should not be exploited in such a way. क्या कह रहा है, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे हमारे ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं होना चाहिए. ओके, इस तरीके से that nothing remains left to be utilized by a future generation. ये शायद हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए काम में लेने के लिए कुछ रहे ही ना. द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिविलाइजेशन. ओके, ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ऑलरेडी हमारे यहाँ प्रेजेंट है. ओके, एंड कल्चर ऑफ इंडिया इन द फॉर्म दैट द एंटायर वर्ल्ड इज़ अ फैमिली. क्योंकि हम ऑलरेडी ये कहते हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली है. एवरी सिटीजन ऑफ दिस फैमिली शुड रिमेन हेल्दी. हर किसी को हेल्दी होना चाहिए और हैप्पी. तो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो हमने वैसे भी अडॉप्ट कर ही रखा है, बट इट डजंट मीन ओके कि हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, आइदर ह्यूमन रिसोर्सेज हो और ओके नेचुरल रिसोर्सेज, दे शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड. In Indian tradition, we place attention on others' health and happiness on the basis of keeping every citizen of the world happy and happy, healthy and happy. क्या कह रहे हैं कि इंडियन ट्रेडिशन में हमारा सबसे ज़्यादा अटेंशन दूसरों की हेल्थ और हैप्पीनेस पे होता है. ओके, कि भाई जो भी ओके कि जो भी सिटीजन्स हैं पूरी दुनिया के वो सारे हेल्दी और हैप्पी होने चाहिए. While the form in which globalization is defined by Europe and America, it only concentrates on making more and more profit. जबकि यूरोप और अमेरिका के लिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना. स्वदेशी इकोनॉमी इज सच अ कॉन्सेप्ट अंडर विच ऑल द पर्सन मूव अहेड फॉर वेलफेयर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. क्या कहते हैं, स्वदेशी इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो भी पर्सनस है वो सारे हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए आगे बढ़ेंगे इंस्टीड ऑफ अ सिंगल फैमिली, सोसाइटी और स्टेट. वी ऑल शुड मूव फ्रॉम इंडिविजुअलिज्म टूवर्ड्स टोटलिटी. हमें सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए, टोटलिटी का मतलब सबके वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए. ओके, वी शुड नॉट बिहेव लाइक यूरोप एंड अमेरिका बट लाइक इंडिया. ओके, further we will study skill development. Now let's see what is skill development. स्किल्स का मतलब आपको पता है
ओके, टैलेंट या किसी के अंदर कुछ। ओके, लेबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स एज कम्पेयर टू ऑल अदर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन के जितने भी सोर्सेज हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेबर, मीन्स हार्डवर्क, किसी के द्वारा किया गया काम। When labor is provided capability and skill through education, health and training, it becomes human wealth. और जब लेबर को कैपेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग के थ्रू, तो ये ह्यूमन वेल्थ बन जाता है। देखो सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग ये आप कह सकते हो कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हार्डवर्क कर सकता है, लेकिन अगर उसको केपेबल बनाया जाए किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू एजुकेट किया जाए उसको, उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, ये सारी स्किल्स अगर उसको दी जाएगी, ओके, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन वेल्थ में चेंज हो जाएगी। ओके, मतलब वो कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। ह्यूमन वेल्थ रिफर्स टू स्किल्ड, केपेबल, नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्सेज है। क्या कह रहा है, ह्यूमन वेल्थ क्या है, ह्यूमन वेल्थ में वो लोग आते हैं जो स्किल्ड हो, केपेबल हो, नॉलेजेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो। इट इज़ क्लियर दैट स्किल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कन्वर्ट ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू ह्यूमन वेल्थ। ये तो क्लियर है कि स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन वेल्थ में चेंज किया जा सकता है। स्किल का मतलब मैं बता चुकी हूँ। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एनहांसेस ड्यू टू स्किल, स्किल होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, ज़्यादा अच्छे से एक इंसान काम करेगा अगर उसको काम करने की स्किल है, टैलेंट है। स्किल रिफर्स द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क इन एन एफिशिएंट वे। अगर स्किल होगी तो कोई इंसान ज़्यादा ओके किसी भी काम को ज़्यादा एफिशिएंट वे में करेगा। वर्क फोर्स कैन बी मेड मोर प्रोडक्टिव बाय स्किल डेवलपमेंट। जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, ओके, वो ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट द लेवल ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इन क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स। क्या कहते हैं, एक बहुत ओके वेल नोन एक फेमस फैक्ट ये है दैट लेवल ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, कि जितना ज़्यादा हाई प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होगी। ओके, इट कैन बी सेड दैट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल इज़ अ वैल्यूएबल इंडिकेटर ऑफ बेनिफिट। ओके, तो ये कहा जा सकता है कि जितनी ज़्यादा स्किल है उतना ज़्यादा बेनिफिट है, प्रोडक्शन है, और वर्क फोर्स मतलब हमारे जो लेबर है, काम करने वाले पर्सन हैं, उनका वर्क है। टुडे अराउंड 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्लूडेड इन द वर्किंग एज ग्रुप। आज हमारी 65% पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में आती है, जो काम करने लायक है 15 से 64 ईयर्स के। अगर पॉपुलेशन प्रोडक्टिव होगी, इसका मतलब एजुकेटेड है, हेल्दी है, ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द नेशन, तो कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। अदरवाइज नॉट, नहीं तो फिर वो सिर्फ बर्डन है। थ्रू स्किल डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एनहेंस्ड। स्किल डेवलपमेंट से क्वालिफिकेशन बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी और किसी भी पर्सन का लाइफ स्टैंडर्ड भी एनहांस होता है, एंड ही कैन एक्सटेंड ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन, और वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। Noticing this importance of skill, there is immense requirement to lay emphasis upon skill development in a labor intensive country such as India। जब ओके ये नोटिस किया कि स्किल की कितनी इम्पोर्टेंस है, ट्रेनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है, ओके, देयर इज इमेंस रिक्वायरमेंट टू ले एम्फेसिस, तो फिर उसके बाद में ये भी रियलाइज़ हुआ कि हमारी इंडिया जैसी कंट्री में जो लेबर है उनके डेवलपमेंट के लिए स्किल पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है। Realizing the importance of skill development in the development of country, Government of India launched National Development Skill Development Mission on 15 July 2015। ओके, जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ स्किल डेवलपमेंट का, ओके, तो उन्होंने इंडिया के लिए एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज़ टू अचीव द टारगेट ऑफ स्किल्ड इंडिया। इसका मेन पर्पस था स्किल्ड इंडिया हो। स्किल्ड इंडिया का मतलब है हमारे यहाँ के जो लोग हों, ओके, वो ट्रेंड हो,
और ये कैसे होगा? बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन वेरियस स्किल्स, कि उन्हें अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग दी जाए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदास मोदी इज़ द हेड ऑफ दिस मिशन। ओके, ये इसके हेड थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट इन विच Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has been formed to form employment oriented youth through skill development। क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंस के बाद में ओके ये ऐसा फर्स्ट इंसिडेंट था ओके इन विच मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ये दोनों बनाई गई किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड यूथ को। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड का मतलब जिन ऐसे यूथ को क्रिएट करना जिनको कि हम काम दे सके ओके जिनको कि एम्प्लॉयमेंट की चांसेस दे सके। और ये कैसे होगा? स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। दिस इज सच वन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसा स्टेप था अंडर विच यूथ आर बीइंग प्रोवाइडेड विद स्किल्स, जिसमें यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को स्किल्स मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे? ओके अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, करिकुलम के थ्रू। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ओके इसने भी लाखों लोगों की मदद की है उनकी लाइफ को प्रॉस्परस मतलब ओके बनाने के लिए। प्रॉस्परस का मतलब जब पैसे की कोई कमी ना हो। स्किल डेवलपमेंट कैन बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द सेवरल स्टेप फॉर पब्लिक वेलफेयर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे पब्लिक के फ़ायदे के लिए काफ़ी सारे स्टेप उठाए और उसी में से एक ओके बहुत अच्छा स्टेप स्किल डेवलपमेंट भी था। We all know that the success of a nation always depend upon the efficiency of its workforce। हमें पता है कि किसी भी कंट्री की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ का वर्क फोर्स, वहाँ का जो लेबर है, वहाँ के काम करने वाले लोग कितने एफिशिएंट हैं। थ्रू स्किल डेवलपमेंट वर्क फोर्स ऑफ इंडिया विल गेट न्यूमरस बेनिफिट। क्या कह रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट से हमारा इंडिया का जो वर्क फोर्स था ओके उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। Through this, every Indian citizen will become prosperous and capable of living a respectable life। इससे हर एक इंडियन सिटीजन प्रॉस्परस बन जाएगा, वेल्दी, रिच बनेंगे ओके और आगे जाके वो एक अच्छी रिस्पेक्टेड लाइफ लीड कर सकते हैं। सो क्लास विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट ओके इट इज़ completed now you will go through the question answers। सी क्लास इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चंस तक आप हटा देना क्योंकि ये जो सिलेबस कटा है उसमें से है। सी फ्रॉम द सिक्स क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए हमारी गवर्नमेंट में? 1991 में। व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन? The process of eliminating unnecessary regulation restrictions from an economy। इकनॉमी से unnecessary जो रूल्स रेगुलेशन थे, restrictions थे, वो हटा देना। and bring the government and bringing the government in the role of service provider is known as liberalization। और गवर्नमेंट को एक सर्विस प्रोवाइडर बनाया गया ओके जितने भी स्ट्रिक्ट ओके अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशन थे वो इंडस्ट्रीज पे से हटा लिए गए और इसी प्रोसेस को लिबरलाइजेशन का नाम दिया गया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। It refers to all those policies which provide an increasingly important role to the private sector and limit the role of government and economy। इसका मतलब था कि इकनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर था उसका रोल बढ़ गया और गवर्नमेंट का रोल लिमिट कर दिया गया। What is meant okay meaning of globalization? Process of unification of domestic economy with world economy। हमारी कंट्री की इकनॉमी को वर्ल्ड इकनॉमी के साथ मिला देना, इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहा गया। मतलब बाहर की जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ थी, कंपनीज थी, उन्हें यहाँ पे आके बिजनेस करने का चांस दे दिया गया, परमिशन दे दी गई। व्हाट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल? अभी भी मैंने बताया ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज विथ हाई स्किल, क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स को कहते हैं
ओके, जब वो हाईली स्किल्ड होंगे, क्वालिफाइड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे। अंडर दिस क्वालिफिकेशन एंड स्किल इज़ प्रोवाइडेड टू लेबर थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जो लेबर हैं, काम करने वाले हैं, उन्हें एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब इट इज़ एसोसिएटेड विद अडॉप्टिंग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इसका मतलब है कंट्री के अंदर बनी हुई चीज़ों और सर्विसेज को अडॉप्ट करना, उन्हें यूज़ में लेना। लोकल कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज एंड बायकॉटिंग इम्पोर्टेंट गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस बाय फॉरेन कंपनी। और फॉरेन कंपनी के जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उन्हें बायकॉट करना। ठीक है, अब शॉर्ट में हम फर्स्ट वाला कट करेंगे, सेकंड कट करेंगे, थर्ड वन ऑल्सो, okay, fourth one also. Now we will see from the fifth question. Which changes have taken place in the form and structure of Indian economy due to process of liberalization? कि लिबरलाइजेशन की वजह से हमारे कंट्री में क्या क्या चेंजेस आए। ओके, सिक्स के बाद में जितने भी हैं वो सारे करने हैं आपको। ड्यू टू द लिबरलाइजेशन the Indian economy has transformed from a socialist mixed economy into a capitalist mixed economy। की वजह से हमारी इकनॉमी सोशलिस्ट मिक्स इकनॉमी के बजाय एक कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकनॉमी बन गई। ड्यू टू द लिबरलाइजेशन द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट हैज़ डिक्लाइन। इसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम हो गया। थ्रू दिस प्रोसेस द इंडियन इकनॉमी हैज़ ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्री मार्केट और कैपिटलिस्ट इकनॉमी। इस प्रोसेस से इंडियन इकनॉमी फ्री मार्केट बन गई। ओके, जहाँ पे बहुत सारी फॉरेन इंडस्ट्रीज़ आकर अपना लक ट्राई कर रही थी और एक कैपिटलिस्ट इकनॉमी बन गई। द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इज रिमूव स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज़ फ्रॉम द इकनॉमी। इससे जो बहुत ही रिजिडिटीज़ का मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन थे गवर्नमेंट की, अननेसेसरी जो पाबंदियाँ थी, रेस्ट्रिक्शंस थी, वो सारी इकनॉमी से हटा दी गई। Due to the liberalization in India, government obstacles have been removed from economic sector। ओके, इस प्रोसेस की वजह से गवर्नमेंट के ऑब्स्टिकल, पाबंदियाँ जो थी वो हटा दी गई। ओके, एंड पॉलिसीज एंड प्रोडक्शन ट्रेड एक्टिविटीज़ हैव सिंप्लीफाइड इन इंडियन इकनॉमी। और इंडियन इकनॉमी में जो ट्रेड एक्टिविटीज़ थी, प्रोडक्शन था, उन सबको सिंप्लीफाई किया गया। This process has proved to be useful in making significant reforms in the financial sector। इससे फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए, फॉरेन एक्सचेंज में, टैक्स सिस्टम में, एक्सेट्रा। ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन इंडियन इकनॉमी इज इमर्जिंग एज एन ओपन इकनॉमी। ओके, अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशन हटाने की वजह से इंडियन इकनॉमी एक ओपन इकनॉमी हो गई। And due to economic liberalization, India has become a new culture of experiments for the entire world। और इसी की वजह से हमारा जो इंडिया था वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए एक एक्सपेरिमेंट का न्यू सेंटर बन गया। ओके, मैंने कहा ना, जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी सब आकर यहाँ पे अपना अपना लक ट्राई कर रही थी। ओके, शायद उस वक्त ही हमारी कंट्री की इकनॉमी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल था, और बाद में जाके हमारी इंडियन गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि स्वदेशी इज़ बेस्ट। जितना हो सके हमें इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन सर्विसेज को प्रमोट करना चाहिए। ओके, बाहर की चीज़ों को बायकॉट करना चाहिए। ओके क्लास, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, सेकंड क्वेश्चन ये भी रिमूव होगा आपका, थर्ड वाला, यस, थर्ड से आपको करना है, सेकंड वन ऑल्सो। ओके, सेकंड भी है, फर्स्ट वाला सिर्फ आपका हट जाएगा, सेकंड, थर्ड और उसके बाद जितने भी है वो सारे ओके आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। सो डू दैम and do learn them। Thank you।